Hey dear NEET aspirants, welcome to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। क्या चैप्टर चल रहा था भाई? सॉलिड स्टेट चल रहा था। और अभी तक क्या क्या कवर किया है? अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है और कुछ टाइप के यूनिट सेल्स देखे हैं। ठीक है, हमने अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने अभी तक क्या चीजें स्टडी करी हैं, कुछ टर्म्स पढ़े हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल में कहां कहां पर अरेंज्ड होते हैं, है ना, और साथ ही साथ उनका किस तरह से डिफरेंशिएशन है कि मतलब कौन सा यूनिट सेल कैसा कब होता है, उनके किस पर डिपेंड करता है भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन पर। ठीक है, ये सारी बातें हमने अभी तक कवर करी हैं। कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल इन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये भी चीज हमने पढ़ी। ठीक है, अब आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि क्लोज्ड पैकिंग का मतलब क्या होता है, क्या समझ रहे हैं हम क्लोज्ड पैकिंग से। अगर मान लो मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, सिंपली मैंने क्वेश्चन किया है, छोड़ो ये सब, सिंपली बताओ कि क्लोज्ड पैकिंग से आप क्या समझते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या किया है हमने, एक बाउल लिया है सी लाइक दिस, एक ये बाउल है हमारा, है ना, और इसमें हमने क्या कर दिया है भाई, बहुत सारी बॉल्स फिल कर दी हैं। बहुत सारी क्या फिल कर दी हैं? बॉल्स फिल कर दी है, राइट, इस तरह से। तो मुझे बताओ कि अभी तो ये इस तरह से है, लाइक अभी इनिशियली ये अरेंजमेंट ऐसा है ना, और फिर क्या कर दूं मैं, इसको थोड़ा सा शेक कर दूं तो क्या पता कि ये जो लेवल यहां तक आ रहा है वो ड्रॉप होकर यहां तक हो जाए। ऐसा पॉसिबल है ना? कभी आपने कभी ध्यान दिया हो अगर, तो जब हम शुगर भरते हैं, लाइक एक बॉक्स में, जो भी हमारे किचन में बॉक्स है या जो भी कंटेनर है आपका, उसमें जब आप शुगर फिल करते हो तो ऐसा होता है ना कि एक बार हमने जो शुगर फिल करी है कंटेनर में वो यहां तक पूरा हमने फुल ऊपर तक कर दिया है, तो वो यहां तक लेवल उसका आ गया है शुगर क्यूब्स का। लेकिन फिर हम उसको ऐसे थोड़ा सा पकड़कर बीट करते हैं, तो बीट करने पर क्या होता है कि शुगर का लेवल ड्रॉप हो जाता है। मतलब मान लो कि ये किस तरह से हो जाएगा, यहां आ जाएगा। अभी इनिशियली पूरा ऊपर तक फुल था और फिर अब भाई हल्का सा हमने उसको शेक किया और प्लेटफॉर्म के ऊपर टैप किया, तो फिर क्या हुआ कि लेवल नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं हमारे या शुगर के क्यूब्स हैं, इन्होंने अपनी अलाइनमेंट ऐसी क्या कर ली? ऐसा हुआ क्या, मतलब व्हाट वाज द फिनोमेना, या क्या ऐसी चीज हुई जिससे कि इन्होंने कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया या कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली? क्या हो सकता है? आपको लगता है कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड है? बिल्कुल है ना। जो शुगर के पार्टिकल्स हैं हमारे वो और ज्यादा पास पास आ गए, मतलब उन्होंने जो भी उनके बीच में स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, शुगर के क्यूब्स तो छोटे छोटे होते हैं, जरा से स्पेस में आ जाते हैं। अभी हम ऐसे ही उसको रॉ फॉर्म में फिल कर रहे थे, लेकिन फिर जब हमने उसको थोड़ा सा बीट किया तो क्या हुआ कि बीट करना मतलब क्रश करना नहीं, ऐसे किसी भी कंटेनर को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर हम क्या करते हैं, उसको ठोकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो वही किया हमने, तो फिर क्या हो गया कि लेवल नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुगर क्यूब्स ने जितना भी स्पेस प्रेजेंट था वो ऑक्यूपाई कर लिया। सिमिलर इज द केस विद बॉल्स ऑल्सो। अगर हम इसको, इस कंटेनर को थोड़ा सा ऐसे मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो बॉल्स हैं वो और ज्यादा क्लोज आ जाएंगी, मतलब वो और जितना भी स्पेस प्रेजेंट है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगी धीरे धीरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई लूज पैकिंग है क्या? नहीं, जो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम स्पेस को कट ऑफ करते जाएं और चीजों को भरते जाएं, बिल्कुल, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग। ऐसा होता है ना कि जैसे अब हम कभी ट्रिप के लिए जा रहे हैं
तो हमने अपना वही ब्रीफ केस या जो भी आपकी ट्रॉली बैग है आपने रेडी किया है और उसमें रख रहे हो बढ़िया खूब सारे कपड़े, अलग अलग पैटर्न्स के, अलग अलग फुटवेयर, ये सब आप रख रहे हो, ठीक है। तो अब भाई बैग तो छोटा सा है और आपका सामान, आपकी ख्वाहिशें इतनी सारी हैं कि हम ये पहनेंगे ट्रिप पर, यहाँ जाएंगे तो ये पहनेंगे, तो ये सारी चीजें आप बैग में रख लेते हो। लेकिन अब भाई बैग की कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो क्या करते हो, बैठ जाओगे बैग के ऊपर, है ना। तो बैग के ऊपर बैठने से हुआ क्या भाई कि उन जो भी मटेरियल था उसने स्पेस अपना ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। जितना भी एम्प्टी स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर लिया, और ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है ना फिर उस बैग की कि हम और ज्यादा चीजें फिल करने लगते हैं उसमें। तो वो है क्या वो लूज पैकिंग है? नहीं भाई, वो बहुत क्लोज पैकिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग है। तो यही चीज हम कहां पर देख पाते हैं, हम अपने क्रिस्टल्स में भी देख पाते हैं। अब क्रिस्टल्स में किसकी क्लोज पैकिंग होगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो मैं पूछ रही हूं क्रिस्टल्स में किस चीज की क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और क्लोज पैकिंग हमें 2 डायमेंशंस में पढ़नी है, 2D एंड 3D। 1D बहुत इजी है, 2D भी बहुत इजी है, 3D भी बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हम 2D और 3D में देखेंगे। 1D एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम सारी चीजें, लेकिन 2D और 3D हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इतनी चीजें आज के लेक्चर में हम 2D तक कवर कर लेंगे, ओके। फिर 3D हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। चलो, तो आई होप कि इतना बढ़िया चल रहा है अभी तक। थोड़ा सा मैं आपके साथ नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ। और जैसा आपको पता है नीट मॉड्यूल में क्या क्या है भाई, सबसे पहली चीज है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। आज का टॉपिक हमारा क्या है, क्लोज्ड पैकिंग इन 1D एंड 2D, ठीक है। तो इस तरह से हर चैप्टर के, सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है और हम टॉपिक वाइज अभी तक काफी सारा कुछ कंटेंट कवर करते हुए आए हैं। सिमिलरली आगे भी चलेगा और ऐसा आपके हर लेक्चर के लिए होगा, हर चैप्टर के लिए होगा कि हर चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको लेक्चर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहली चीज होती है, जब भी हम किसी चीज को या किसी चीज की प्रिपरेशन करने जा रहे होते हैं तो पहले हम उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, कंसेप्चुअल पोर्शन देख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड चीज जो आती है वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब भाई ऐसा होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस वाली स्टेप को मिस कर देते हैं और बस वही है जहां पर वो रह जाते हैं, क्योंकि भाई आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा गाइस जब तक आपने उसके क्वेश्चंस नहीं लगा लिए हैं, है ना। तो ये चीज काफी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं और फिर अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, है ना। तो अवॉइड करो इस चीज को और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं, जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि मेन डे पर, एग्जाम डे पर हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं भाई। आप क्या करोगे कि थ्योरेटिकली आपने सब कुछ पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और फिर मेन एग्जाम वाले दिन आप क्या करने जा रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस फेस करने जा रहे हो। अरे भाई उन क्वेश्चंस को पहले ही फेस कर लिया होता अभी प्रिपरेशन फेज में तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं थी, हमारा तो सब कुछ प्रिपेयर्ड रहता। क्या बोला मैंने, प्रिपेयर्ड रहता। क्यों, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर मेन एग्जाम वाले दिन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो ये तो भाई इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है। कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपने उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए, है ना। तो डीपीपीस के थ्रू आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो भी हम लेक्चर्स कवर करते हैं उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये आप डीपीपी के थ्रू देख सकते हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं ये आपके लिए एक तरह से, तो इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाता है और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधे टाइप करो गूगल पे magnetbrains.com, आपके सामने कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अपना कोर्स जो भी अटेंड कर रहे हो उसको चूज करो, सिलेक्ट करो और वॉच नाउ पर चले जाओ। ये प्रोसीजर मैंने वीडियो के एंड में भी एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे कोई भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है ना। चलो, तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ आपको मिल जाएगा।
अगली चीज है भाई डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस। अब आपने क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं, आपको चेक करना है कि क्या आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। तो ये कैसे चेक कर पाओगे भाई? सॉल्यूशन वीडियोस को रेफर कर लो, आप ही के लिए बनाई जा रही है। और अक्सर ये चीज नोटिस करिए कि जितने व्यूज आप मतलब जितने कंटिन्यूसली आप लेक्चर्स फॉलो करते हैं उतना सॉल्यूशन वीडियोस को नहीं। क्यों ये भेदभाव क्यों भाई? आपको सॉल्यूशन वीडियोस भी रेफर करना है ना, तभी तो एनालाइज कर पाओगे सही चीज कर रहे हो या नहीं, सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। ठीक है, चलिए अगली चीज है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज है इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स खुद से पढ़ लें, उसके क्वेश्चंस लगा लें, उसके बाद स्टेप तक आए। डायरेक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने लग जाओगे तो वो एक सिक्वेंशियल प्रिपरेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तब लगाते हैं जब हमने अपने एंड से हमारा चैप्टर रेडी कर लिया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन एग्जाम डे हमें अल्टीमेटली वही फेस करना है। तो क्यों ना हम ये एनालिसिस पहले ही कर लें कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने जो अपनी प्रिपरेशन की है वो गुड, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, लेकिन ये वाली एनालिसिस हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, ये वाली एनालिसिस हमारे लिए इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम उस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। अगली चीज है भाई डाउट सॉल्विंग सेशंस। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लिए रेगुलरली टाइम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसा होता है हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स मिल जा रहे हैं, लेकिन आपके काफ़ी कुछ डाउट्स रहते हैं, काफ़ी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं आपकी तरफ से, तो वो चीज़ें हम डाउट सेशंस में क्लियर कर लेते हैं। इससे इंटरेक्शन बना रहता है। ठीक है, स्टूडेंट को भी नहीं लगता कि क्या बिल्कुल लेक्चर्स ही देख रहे हैं बस और कुछ नहीं, अब डाउट्स का क्या करें। तो इस तरह की चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, इन सेशंस से। चलिए फिर है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। आपका जो एग्जाम आप देने जाने वाले हो उसका पैटर्न क्या होता है। काफ़ी सारे वीडियोस हैं और एक जो सबसे पहला वीडियो है वो आपका नीट ओवरव्यू के ऊपर ही है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है, कितने सेक्शंस होंगे एग्जाम में, लाइक जो हमारा मेन एग्जाम है, और फिर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या मार्क्स कैरी करते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट, ये सारी बातें आपको बता दी जाती है। ठीक है, फिर अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपकी गवर्निंग बॉडी की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है एनटीए, अगर वो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं रिगार्डिंग एनी चेंजेस, कोई भी बदलाव है पैटर्न में या फिर कोई भी बदलाव है एग्जाम की डेट में, एप्लीकेशन फॉर्म में, करेक्शन विंडो कब आएगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये आपके नीट मॉड्यूल का ही हिस्सा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। बहुत कुछ है भाई, यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, इतना सब कुछ पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ों की टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेंगे, फिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए फिर चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। ये हम कब करते हैं? जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है और इट इज अ रिविजन, है ना। रिविजन, वन शॉट रिविजन का मतलब क्या होता है कि एक बार में पूरा चैप्टर कवर कर लेना। लेकिन अब एक बार में पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो फालतू चीजें भी पढ़ेंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे क्या? नहीं, ये चीज हम अभी कवर कर रहे हैं ना हमारे लेक्चर्स में। उसमें हम किन चीजों पर स्ट्रेस देंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम वन शॉट में कवर कर लेंगे। तो ये है आपका नीट मॉड्यूल जो आपके लिए डिजाइन किया है और ये आपका यूनिवर्सल है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर बात है? चलो अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्या है भाई आज का टॉपिक? क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है उसमें अपने आप में अरेंज्ड है। ठीक है, मतलब कि जो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ सकते हैं क्लोजेस्ट, ठीक है, वो होती है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। और ये क्लोज पैकिंग किसकी होती है भाई? यही हमारे जो एटम्स
आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, उन्हीं की पैकिंग। ठीक है, क्लियर बात है। चलो, तो in a crystal the constituent particles are arranged in such a way that the arrangement has minimum energy and maximum stability. Okay, तो in short क्या बोला जा रहा है कि ये जो, ठीक है, हमने समझ लिया कि भाई क्लोज पैकिंग हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस काफी कम रह जाता है ना। ठीक है, ये चीज, लेकिन ये अरेंजमेंट के भी कुछ बेसिस हैं, इनका भी कुछ फाउंडेशन है। क्या कुछ कंडीशंस हैं भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है यहाँ पर भी, क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी वो इस तरह से होगी कि पार्टिकल्स अपने आप में ही मिनिमम एनर्जी कंडीशन में है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कंडीशन में है। क्या बोला मैंने? दो कंडीशंस बताई हैं भाई, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर मिनिमम एनर्जी जो है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो है, ये एक थोड़े से आप समझ सकते हो कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है, वो बहुत भाग रहा है, मतलब मस्ती वस्ती कर रहा है, इधर उधर खेल रहे हैं सब। आप खुद को इमेजिन कर लो कि आप कोई भी ऐसा बढ़िया सा गेम खेल रहे हो, व्हाट इज दैट, पकड़म पकड़ाई। ठीक है, आप खेल रहे हो और उसमें क्या करते हैं कि एक दूसरे को भाग भाग कर पकड़ते हैं, है ना। अब जब आप भाग रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आप स्टेबल कंडीशन में हो? क्या लगता है आपको कि जब आप भाग रहे होते हो तो क्या वो आपकी स्टेबल कंडीशन है? नहीं, राइट। जब मैं ऐसे खड़ी हुई हूं बिल्कुल, तो ये मेरी स्टेबल कंडीशन है, राइट। और अगर मैं भागने लगूं तो वो मेरी अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि मैं एट एनी पॉइंट गिर सकती हूं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी मतलब होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। अब स्टेबिलिटी जब मैक्सिमम होगी, मतलब कि हम भाई अपनी जगह पर हैं और बढ़िया सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसी टाइम पर आती है एक चीज, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ मिनिमम एनर्जी जुड़ जाती है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि जो बच्चा भाग रहा है भाई, उसमें कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो मोशन में है ना। और जैसे जैसे वो अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है बेटा, उसी के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो वो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंडीशन पर पहुंचता है, मतलब कि उसमें मिनिमम स्टेबिलिटी है। समझो इस बात को थोड़ा धीरे से, फिर हम रिलेट कर लेंगे पार्टिकल्स के साथ। मैक्सिमम एनर्जी अगर है, मैक्सिमम एनर्जी अगर है, आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो कि बच्चा बिल्कुल फुल स्पीड पे भाग रहा है, या आप जो बाइक चला रहे हो वो फुल स्पीड पर चला रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो गई ना। अब एट एनी पॉइंट गिर सकते हो, तो क्या हो गया? स्टेबिलिटी कम हो गई। अब बैठे हैं आराम से, तो बैठे बैठे थोड़ी गिर जाएंगे, है ना। हाँ, हालांकि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन उनकी बात अभी हमें नहीं करनी है। यहां पर देखो, मैक्सिमम एनर्जी कंडीशन अगर है तो स्टेबिलिटी भाई मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम स्टेबिलिटी है। वो बच्चा जो भाग रहा है वो अपनी फुल कैपेसिटी, फुल काइनेटिक एनर्जी के साथ रन कर रहा है, और वो एट एनी पॉइंट गिर सकता है, मतलब वो स्टेबल नहीं है। क्लियर बात है? ठीक है, अब अगर वो सेम चाइल्ड या सेम बच्चा बैठा हुआ है, मतलब वो मिनिमम एनर्जी कंडीशन में है। हम बैठे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम होती है ना, मूव कर रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मिनिमम एनर्जी वाली कंडीशन आ गई तो फिर इसके साथ क्या आ जाता है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया। अब इसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ रिलेट करते हैं। देखो समझो, ये हमारा क्रिस्टल है। क्रिस्टल, अब लिक्विड और गैस भूल जाओ,
वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल और केवल सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसमें किस तरह से पैकिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। क्लियर बात है? चलो, ये है क्या हमारा एक क्रिस्टल है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं मान लो वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसे टिका हुआ है यहां पर, मतलब इट इज रेस्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर ये ऐसे रेस्ट कर रहा है सिर्फ स्लाइड पॉइंट से, और जैसे ही हमने इसको शेक किया ना तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब अभी ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है भाई, क्या ये अपनी स्टेबल कंडीशन में है? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आप इसको क्रिस्टल मत समझो, आप इसको एक बाउल समझ लो। क्या समझोगे? बाउल समझोगे जिसमें हमने कुछ बॉल्स फिल कर दिए, ठीक है, और उसी को आप एज अ क्रिस्टल समझ लेना कि ये क्रिस्टल है और ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लाइक दैट। अभी सिर्फ ऐसे समझेंगे कि ये कोई भी कंटेनर है, इसमें हमने बॉल्स फिल कर लिए हैं, और ये जो बॉल है ये है भाई अनस्टेबल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको शेक किया या मूव किया तो ये बॉल यहां आ जाएगी। अब इसका क्या हुआ, ये तो मूवमेंट हुआ ना, और जहां मूवमेंट होता है वहां आ जाता है एनर्जी इन प्ले। एनर्जी मतलब एनर्जी, अगर मूवमेंट हुआ है मतलब एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। क्लियर बात है इतनी? तो जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है ना किसी भी क्रिस्टल्स में, किसी भी क्रिस्टल की अगर हम बात करें, उसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि पार्टिकल्स अपनी मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कंडीशन में है। क्योंकि अगर क्रिस्टल की बात हो रही है, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हिला ना तो जादू लगेगा कि भाई सॉलिड रखे रख के मूव कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते, है ना, तो वो इस फॉर्मेट में अरेंज्ड होते हैं कि क्या है भाई, उनमें मिनिमम एनर्जी है, साथ ही साथ मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो एक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि वो क्या पोजेस करते हैं, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर है? चलो, अब ये जो कंडीशन है ये अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं कि फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी constituent units in a crystal must be surrounded by maximum number of neighbors। ठीक है, अब जस्टिफाई कर दिया कि भाई अगर क्रिस्टल्स को अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी कंडीशन अटेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स या मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिकल्स से सराउंडेड हैं। ठीक है, क्या बोला है, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी constituent units in a crystal must be surrounded by maximum number of neighbors। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा नेबर्स से उनका सराउंडेड रहना पॉसिबल, मतलब सराउंडेड रहना जरूरी है। ठीक है, मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, इसको मैंने इस तरह से इसके आसपास वाले जो नेबर्स हैं उनको मैंने ऐसे कर दिया है। अब अगर मान लो ये नेबर यहां पर नहीं होता, ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये यहां पर नहीं होता, तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता भाई कि ये वाला जो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये अनस्टेबल हो जाता, साथ ही साथ ये भी अनस्टेबल हो जाता। क्यों? ये भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट थोड़ी काम करेगा, ड्रॉप करेगा ना, ऐसे समझ रहे हो। और सिमिलरली ये भी स्लाइड कर सकता है। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से सराउंडेड है। गिर जाएगा वो तो अगर वो वहां पर नहीं रखा हुआ होगा तो। क्लियर बात है इतनी? ठीक है, तो यही यहां पर बात करिए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स कहां से लाएं भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो समझते हैं। फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स और कॉन्टैक्ट्स, नेबर्स मतलब कॉन्टैक्ट्स,
ये देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल मस्ट बी पैक्ड एज क्लोजली एज पॉसिबल। कांटेक्ट में रहना जरूरी है, ये जो आसपास के जो नेबर्स हैं इनका कांटेक्ट में रहना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है इतना? क्या बोला मैंने कि सबसे पहली चीज, अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक, उसको अपनी मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में होना है तो ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि उसके आसपास मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो उसके टच में है, कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में अगर नहीं हुआ, थोड़ा दूर हुआ, तो ये स्लाइड कर जाएगा ना, ठीक है। तो एक चीज ये, फिर इसके बाद अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स चाहिए तो उसके लिए क्या है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ क्रिस्टल मस्ट बी पैक्ड एज क्लोजली एज पॉसिबल। मैक्सिमम नेबर्स चाहिए तो भाई जितना क्लोज अरेंजमेंट है उतना ज्यादा अच्छा होगा। डन, परफेक्ट। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल मे बी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। बिल्कुल ठीक है इतना। तो आई थिंक यहां तक आपको कुछ आइडिया मिल गया है। चलिए आगे देखेंगे। सो मोड ऑफ क्लोजेस्ट पैकिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल्स। अब सभी में अलग अलग टाइप के या अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो सभी में पैकिंग अरेंजमेंट अलग अलग होगी, है ना, ठीक है, लाइक दैट। चलिए, जिसे हम इंड्यूस्ड फिट बोलते हैं, अगर आपने सुना हो ये वर्ड INDUCED, इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस्ड फिट क्या होता है, या आप समझ लो लॉक इन की, लॉक इन की वाला मॉडल क्या होता है कि जो लॉक होता है उसमें की कौन सी फंस सकती है, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप की हो, ठीक है। तो यही चीज बोली जा रही है कि यहां पर जो अलग अलग शेप्स हैं हमारे एटम्स के या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, वो जिस तरह से होंगे उसी टाइप से उनमें दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिट हो पाएगा, ठीक है। चलो, अब however we will consider the constituent particles as identical hard spheres। शुरू से ही मैं constituent particles को सर्कल बना रही हूं, या अब 3D तो यहाँ पर नहीं बन सकता, स्फीयर तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हमें क्या इमेजिन करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, हमारे हार्ड स्फीयर्स हैं। हार्ड स्फीयर्स मतलब इस तरह से, दिस इज अ हार्ड स्फीयर, और अगर लाइक दिस यू कैन सी, ये एक हार्ड स्फीयर हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिजाइन करेंगे और स्टडी करेंगे आगे। चलिए, so the mode of closest packing will be different, ठीक है। we will consider the constituent particles as identical hard spheres। identical बोला है, identical मतलब समझ रहे हो, सेम, ऐसा नहीं है एक सर्कल बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक स्टार बना दिया, नहीं। हार्ड स्फीयर्स एक साइज के, एक शेप के। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इसी तरह से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इमेजिन करेंगे या आगे स्टडी करेंगे एंड build up the three-dimensional structure as described। अब हम 3D स्ट्रक्चर्स देखेंगे या 1D 2D 3D किस तरह की पैकिंग होती है ये अब स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ओके, तो अब सबसे पहली चीज क्या आई, क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन क्या हम समझते हैं। देखो पहले वो चीज स्टडी कर लेते हैं कि 1 डायमेंशन क्या होता है। सी, अगर मैंने सिंगल लाइन बना दी है, अच्छा उससे पहले भी एक्सिस तो हमें पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्सिस तो हमें पता है ना। तो ये मैंने बनाई है भाई एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। क्लियर बात है। तो अगर किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, किसी भी एक एक्सिस के, बी इट जेड या एक्स या वाई, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड हैं, मतलब वो किस तरह की अरेंजमेंट होगी, 1D अरेंजमेंट। किस तरह की अरेंजमेंट होगी भाई, 1D। 2 एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, 2D अरेंजमेंट। समझते हैं। अच्छा पहले 1D के लिए बात कर लेते हैं। 1D मुझे बताओ जरा, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, क्या कर लिया है भाई, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है,
तो क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा, क्या होगा? हाँ, ये भाई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट लाइन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? क्या ये 2D में प्रेजेंट है? नहीं, 1D, ठीक है। और क्यों? क्योंकि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 1 डायमेंशनल, ठीक है। अगर मैंने इसी को ये तो चलो ठीक है 1D हो गई, 2D की अगर बात करते हैं तो एक मैंने से एक्स एक्सिस में बना दिया और एक मैंने वाई एक्सिस में बना दिया, तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल फिगर। क्या हो गया भाई? 2 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि इसमें एक्स और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस इन्वॉल्व हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई भाई हमारी वाई एक्सिस। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जहां पर भी 2 एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं वो होता है 2 डायमेंशनल फिगर। जहां पर भी केवल एक एक्सिस इन्वॉल्व होती है वो होता है 1 डायमेंशनल फिगर। क्लियर बात है? और जहां पर तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल क्यूब या क्यूबॉइड, देखो क्यूबॉइड बना रहा है, ठीक है। अब इसमें एक्सिस कैसे स्टडी करेंगे समझेंगे। देखो, ये हो गई हमारी कौन सी एक्सिस? ये कौन सी हो गई भाई? ये हो गई वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी हो गई भाई? जेड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सिस कवर हो गई हैं। तो दिस इज 1D, दिस इज 2D एंड ये क्या हो गया? 3D, क्योंकि देखो इसमें दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है, एंड दिस इज वेट दिस इज x एंड दिस इज z, ठीक है। क्लियर बात है? तो ऐसे फिगर्स या ऐसी अरेंजमेंट्स जो तीनों एक्सिस में स्प्रेड है या जो तीनों एक्सिस इन्वॉल्व कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल हो गया और ये 1 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो अब हम वही स्टडी करने जा रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है भाई? आज हमें पढ़ना है क्लोज्ड पैकिंग इन 1D। करंट टॉपिक इज क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो देखो यहां पर चेक करो, देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग द स्फीयर्स इन अ 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। केवल एक तरीका है, क्या? कि स्फीयर्स ऑफ सेम साइज एज इन केस ऑफ मेटल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ रो। मतलब जो हमारे सॉलिड स्फीयर्स हैं उनको हम क्या कर दें? साइड बाय साइड एक लाइन में, सिंगल लाइन में प्लेस कर दें। अब वो लाइन चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो देखो ट्राई करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सी 1 2, इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं भाई वो अरेंज्ड हैं। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इस तरह की लाइन हो गई या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। तो यहां पर इनको 1D 2D क्यों बोला जा रहा है या सिर्फ 1D क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये केवल एक एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली ये अरेंजमेंट केवल y एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर? देयर इज ओनली वन वे, सिर्फ एक तरीका है पार्टिकल्स को 1D में अरेंज करने का, और वो क्या है कि स्फीयर्स जो सेम साइज के हैं, सारे सेम साइज के स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, सेम साइज के स्फीयर्स, वो उनको हम साइड बाय साइड प्लेस कर दें, साइड बाय साइड प्लेस कर दें इन अ रो, ठीक है, इन अ रो। तो हम ये कंसिडर कर लेंगे। क्लियर बात है इतनी? चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1D पैकिंग। पार्टिकल्स मैक्सिमम क्लोज कंडीशन में है, मैक्सिमम क्लोज कंडीशन में है, ठीक है। चलो फिर दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एज ऑफ द क्रिस्टल। In this arrangement, each sphere is in contact with 2 of its neighbors. अब एक स्फीयर को देखो भाई,
ये मैंने मान लो ये स्फीयर पकड़ लिया है, ठीक है, बहुत सारे स्फीयर्स हैं इसी तरह से। मैंने क्या किया है, एक स्फीयर को पकड़ लिया है सिर्फ और सिर्फ ये वाला। आप मुझे बताओ कि ये कितने स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। एक स्फीयर कितने स्फीयर्स के कांटेक्ट में है भाई, 1 and 2। ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस स्फीयर की बात हो रही है। इसके इस स्फीयर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं, 1 और 2, ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब कि इस स्फीयर को कितने और स्फीयर सराउंड कर रहे हैं, 2। मैक्सिमम वही है ना। तो ये जो चीज अभी हमने समझी कि मैक्सिमम स्फीयर्स सराउंडिंग a sphere is the coordination number of that arrangement. क्या बोला, क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक टर्म आ गया भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो भी अरेंजमेंट है उसमें आप एक स्फीयर को अगर स्टडी कर रहे हो तो उस स्फीयर को मैक्सिमम कितने स्फीयर्स ने घेरा हुआ है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो कितने हैं, उससे हम क्या समझेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर्स। हर एक स्फीयर कितने स्फीयर्स के कांटेक्ट में है या कितने अपने नेबरिंग स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, मैक्सिमम नेबरिंग स्फीयर्स। ऐसा कर लो, maximum neighboring sphere surrounding a sphere is the coordination number of that arrangement। ठीक है, यहां पर 2 सराउंड कर रहे हैं भाई, तो अगर यहां पर 2 सराउंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, the number of nearest neighbors of a particle is called as the coordination number। जितने ज्यादा, वही चीज चाहे आप वैसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट का, ये जो 1D अरेंजमेंट है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट कितना है, 2। कितना हो गया, 2, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स थे ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल्स थे ना, इनके मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 2 हैं। क्लियर है, तो यही चीज हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं। अब बाकी के जो 2D और 3D डायमेंशंस हैं, लाइक 2D और 3D क्रिस्टल्स हैं, या क्लोज पैकिंग जब हम 2D और 3D में पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरह से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स या जो नेबरिंग स्फीयर्स हैं मैक्सिमम 2 ही हैं। ऊपर नीचे होते तो भाई वो 2D हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं, इसीलिए 2D अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2। समझ आ गई ये चीज? ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 1D हमने कवर करा है। अब आएंगे हम 2D पर। ठीक है, अब हम क्या स्टडी करेंगे, क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टल, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब हम स्टडी करने वाले हैं 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। और 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग हमें 2 एस्पेक्ट्स में पढ़नी है। 2 एस्पेक्ट्स कैसे, पहला हो जाएगा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और सेकंड होगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। कैसे पढ़नी है भाई क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग इन 2D कैसे स्टडी करनी है, फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, सेकेंड है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब ध्यान रखो कि 2D है, अब 1D नहीं है।
अब 1D सिर्फ ये था, अब इसमें 1D के साथ एक और डायमेंशन आ जाएगा, तो 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे। बहुत इजी है, चलो समझते हैं। देखो, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब जो सबसे पहला हमारा पहला रो होता है। द सब्सिक्वेंट रोज, आगे के जो रोज हैं, सब्सिक्वेंट मतलब आगे के रोज, कैन बी अरेंज्ड इन 2 डिफरेंट वेज टू बिल्ड अ क्रिस्टल प्लेन। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक तो हमने पहली लेयर बना दी, वही 1 डायमेंशनल लेयर बना दी, उसके बाद जो लेयर्स बनेंगी वो 2 तरीके से बनेंगी, ठीक है। और वो 2 तरीके क्या हैं, एक जो अरेंजमेंट होगी वो किसको क्या यील्ड करेगी, वो यील्ड करेगी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और जो दूसरी अरेंजमेंट है वो क्या देगी हमें, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहला ए, द स्फीयर्स इन द एडजेसेंट रोज have a horizontal as well as vertical alignment. In this arrangement, each sphere is in contact with 4 other spheres. मतलब हमें कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बनानी होगी जिसमें जो एक स्फीयर है वो 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। क्या बोला है, इस तरह की अरेंजमेंट बनानी होगी जिसमें एक स्फीयर 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। और पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही थी, The spheres in the adjacent rows have a horizontal as well as vertical alignment. मतलब जो आगे के जो रोज हैं उसमें जो spheres arranged हैं वो किस तरह से हैं, horizontal भी हैं, horizontal भी है और vertically भी arranged हैं। और ये अरेंजमेंट ऐसी है कि एक स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है भाई, 4 अलग अलग स्फीयर्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट या दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्या, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। तो चलो अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं, बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, चलो सबसे पहला स्फीयर, ये हम सबसे पहली लेयर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो अगली लेयर होगी ना, बिल्कुल वैसी की वैसी बनेगी जैसी हमारी पहली लेयर बनी है। क्या बोला है, बिल्कुल वैसी की वैसी बनेगी, मतलब बहुत ध्यान से जो स्फीयर्स हैं हमें एक दूसरे के नीचे प्लेस करने होंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गई हमारी स्क्वायर क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। और इसमें अब आगे देखो क्या बोला था कि अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए भाई कि जो एक स्फीयर है वो 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में हो, एक स्फीयर 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में हो। तो अगर मेरा स्फीयर अंडर कंसिडरेशन या स्फीयर अंडर ऑब्जर्वेशन ये वाला है, तो ये वाला स्फीयर किस किस के और कांटेक्ट में है भाई, और किन किन स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, गिनेंगे जरा। एक तो कांटेक्ट ये हो गया, एक कांटेक्ट ये हो गया, एक कांटेक्ट ये हो गया, एक कांटेक्ट ये हो गया। क्या ये इसके कांटेक्ट में है किसी भी तरह से, क्या ये इसके कांटेक्ट में है किसी भी तरह से, ऐसे ही आप बाकी के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज, इस तरह की अरेंजमेंट कौन सी हो जाती है भाई, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग हो जाती है, ठीक है। यहां पर देखो एक स्फीयर, आप कोई सा भी स्फीयर ले लो, मान लो मैंने ये वाला स्फीयर ले लिया है, अब इसमें मुझे चेक करना है, तो देख लो यहां पर ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हो गए, 4। और यही चीज हमसे बोली थी
कि जो स्फीयर्स हैं वो ऐसी अरेंजमेंट में होने चाहिए कि ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 अदर स्फीयर्स। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। और दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बिकॉज of the square-like patterns formed by joining the centers of 4 immediate neighbors। मतलब क्या बोला है यहां पर? अब मैं क्या मान लूं? यहां पर मैं ये मान लेती हूं कि ये जो स्फीयर अंडर कंसिडरेशन है ये वाला, ठीक है, आप कोई भी स्फीयर ले सकते हो इसमें से, एनी स्फीयर विच यू लाइक, आप उसको उठा लो। और ये जो है इससे क्या चेक करना है? इनके किनको मैच करना है? हमें सेंटर्स को मैच करना है। इस वाले का सेंटर ये हुआ, इस वाले का सेंटर ये हुआ, इस वाले का सेंटर ये हुआ, इस वाले का सेंटर ये हुआ। मतलब ये जो स्फीयर है सेंटर में, इसके जो सराउंडिंग स्फीयर्स हैं जो इसके टच में है, कॉन्टैक्ट में है ना, उनके सेंटर्स को लो और जोड़ो। ठीक है भाई, जोड़ दे रहे हैं, ऐसे जोड़ो चाहे वैसे जोड़ो, ठीक है, ये भी स्क्वायर ही बनेगा। और चाहे आप इस तरह से जोड़ो, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, इनके सेंटर्स को अगर आप जोड़ दे रहे हो तो ये हमें क्या दे रहा है? एक स्क्वायर पैटर्न दे रहा है। क्या दे रहा है? स्क्वायर पैटर्न दे रहा है, ठीक है। तो सही मायने में हम इस तरह से चेक करते हैं, ये हमें देता है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। देखो, सी लेट अस स्टडी वन मोर टाइम। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बिकॉज ऑफ द स्क्वायर लाइक पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ 4 इमीडिएट नेबरिंग स्फीयर्स। हमने ये किया, ये हमारा स्फीयर अंडर कंसिडरेशन था, इनके जो नेबरिंग स्फीयर्स हैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें एक स्क्वायर अलाइनमेंट मिल गया, ठीक है। तो ये भी सही है, क्लियर है। तो ये जो स्क्वायर मिल रहा है इसी की वजह से इसको क्या नाम दे दिया है? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। और आप इस तरह से भी अगर अरेंजमेंट देखेंगे इसकी तो ये भी एक स्क्वायर है, बट ये नहीं माना जाता है। हम किससे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोल रहे हैं? जब हमने सेंटर्स ज्वाइन किए उससे जो फिगर निकल कर आया उसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि भाई ये पैकिंग है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्लियर है एक चीज? चलो ठीक है, फिर तो हमने स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग देखी। अब आगे देखो, इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप एंड द सेकेंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टाइप, तो फिर अब क्या बोल रहे हैं भाई कि क्योंकि ये वाली जो लेयर है इसको मान लो हमने ए बोल दिया है, अब सेकेंड लेयर बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है ना, ये वाली जो लेयर है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। ये वाली लेयर है ये भी आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर है, बिल्कुल उसी के जैसी है। ये वाली जो लेयर है ये भी बिल्कुल इसी के जैसी है और ये आपस में भी एक दूसरे के जैसी है। मतलब स्फीयर्स को एक दूसरे के नीचे ही तो अरेंज किया है, मतलब सारी लेयर्स एक जैसी हैं। तो अगर ये लेयर ए है तो ये वाली भी लेयर ए ही हुई, ये वाली भी ए ही हुई और ये वाली भी ए ही हुई। तो भाई क्या अरेंजमेंट निकल कर आ गई? ए ए ए ए टाइप। यही बात करिए बस, ठीक है। क्या अरेंजमेंट निकल कर आ गई? ए ए ए ए टाइप। डन? क्लियर है? चलो सो आगे देखो, आप क्या बोला है? ए ए ए टाइप अरेंजमेंट इज ऑब्टेन। और आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? किसी भी अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं, मैक्सिमम नेबरिंग एटम्स कितने हैं। तो यहां पर चेक करो नेबरिंग एटम्स कितने हैं, यहां पर अभी चेक किया था ना, 1 2 3 4। अब बोलोगे मैम ये भी तो नेबरिंग एटम्स है। बेटा जो कांटेक्ट में होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम नेबरिंग एटम्स बोलते हैं। ये हमारा घर है, हमारे घर के जस्ट बाजू वाला घर जो हमारे कांटेक्ट में है, हमारे घर से जस्ट जुड़ा हुआ है, उसको मानेंगे, वो नहीं जो आगे है या वो नहीं जो सामने है, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है। जिनकी बाउंड्रीज
क्लैश हो रही है या कॉमन बाउंड्रीज हैं, सिर्फ उन्हीं को मानेंगे, नेबर्स, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है। तो कितने कॉन्टैक्ट्स हैं बताओ, या कितने नेबर्स हैं इस पर्टिकुलर स्फीयर के, कितने नेबर्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो आप क्या याद रखोगे कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इन 2D, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 2D वाली की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? 4। CN भी आप लिख सकते हो 4, क्योंकि 4 नेबर्स सराउंड कर रहे हैं एक स्फीयर को। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो यही चीज यहां पर भी बोली है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इज 4, ठीक है। चलो, आई होप इतना क्लियर है, समझ आ गया है। आगे अगली अरेंजमेंट देखेंगे। अगली अरेंजमेंट में क्या है भाई? The spheres in the second row are placed in the depressions between the spheres of the first row. अब देखो, 2 टाइप की अरेंजमेंट पढ़नी थी 2D में। एक देख ली स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, 2 तरह का पैटर्न था अरेंजमेंट का। तो एक तो था 1 below the other, जिससे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग मिल रही है। अब ये आया है दूसरा, इसमें क्या बोला है हमसे कि the spheres in the second row, फर्स्ट रो के स्फीयर्स तो हम बना लेंगे पूरे, फर्स्ट रो के ये स्फीयर्स बना दिए भाई, ठीक है। अब जो दूसरी लेयर बनेगी, द स्फीयर्स इन द सेकेंड रो आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट रो। मतलब क्या बोला है कि अब जो हमारा ये अरेंजमेंट है, फर्स्ट रो है, सेकेंड लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ऐसी बना रहे थे, 1 below the other, ठीक है। देखो यहां पर समझो अच्छे से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे है वो देखो। पहले तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या कर रहे थे? 1 below the other अरेंजमेंट कर रहे थे, है ना। फिर थर्ड लेयर भी कैसी थी? यही, एक के नीचे एक, है ना। लेकिन अब जो सेकंड टाइप है, ये तो ए टाइप था, जो बी है, बी में क्या करेंगे भाई? बी में पहली लेयर तो एज इट इज ही होगी 1D वाली, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड लेयर बनने वाली है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में होगी, मतलब यहां पर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या किया? इनके डिप्रेशंस जस्ट नीचे यहां पर, और यहां पर क्या है? जस्ट नीचे ना हो करके स्लाइटली इस तरफ शिफ्ट, मतलब ये 2 जो स्फीयर्स हैं इनके बीच में, यहां पर क्या किया था कि एक के नीचे एक अरेंज कर दिया था। इसको अगर यहां इनके डिप्रेशन में अरेंज करते तो वो अलग टाइप की अरेंजमेंट बन जाती, लेकिन क्या ये उस तरह की अरेंजमेंट है? नहीं। ये वाली अरेंजमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि पहली लेयर तो बिल्कुल वैसी है, लेकिन जो सेकेंड लेयर हमने बनाई है वो 2 स्फीयर्स के बीच में हमने एक स्फीयर प्लेस किया है, फिर इन 2 स्फीयर्स के बीच में एक स्फीयर प्लेस किया है, फिर इन दोनों स्फीयर्स के बीच में एक स्फीयर प्लेस किया है, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट लेयर है, ये हमारी सेकेंड लेयर है। अब बाकी लेयर्स कैसे बनेंगी भाई? 2D में बनाना है ना, ये 2D में 2D फिगर स्टडी कर रहे हैं ना, या 2D पैकिंग स्टडी कर रहे हैं। ये तो हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस, और ये हमारी कौन सी हो गई? वाई एक्सिस। तो ये 2D का फिगर हो गया। सिमिलरली इसमें भी एक्स एक्सिस तो बना दी है, अब वाई एक्सिस भी बनानी पड़ेगी ना। तो आगे की लेयर्स कैसे अरेंज्ड होंगी? देखो यहां पर, ओके। सिमिलरली स्फीयर्स इन द थर्ड रो, तीसरी जो रो, अब हम तीसरी लेयर जो बनाने वाले हैं, यहां पर जो थर्ड लेयर बनाने वाले हैं, इसकी बात हो रही है। इसके लिए क्या बोला है कि the spheres in the third row are placed in the depressions of the second row। मतलब अब जो सेकेंड रो के डिप्रेशंस हैं, वही जैसा हमने फर्स्ट लेयर के साथ किया था कि फर्स्ट लेयर में क्या कर दिया था, यहां पर फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर जब हम बना रहे थे उसमें हमने क्या कर दिया था कि इनके डिप्रेशन में
इनके डिप्रेशन में, मतलब फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में हमने हमारी सेकेंड लेयर बना दी थी। अब थर्ड लेयर जो बनेगी वो भाई इनके डिप्रेशन में बनेगी, मतलब ऐसे बनेगी, ठीक है, जस्ट नीचे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, इस तरह से। क्लियर है? तो चलो ये वाली लेयर भी बनाते हैं। सी, इनके डिप्रेशंस में बनेगी, इन दोनों के डिप्रेशंस में ये बना दी, इन दोनों के डिप्रेशंस में ये बना दी, ठीक है। और ऐसे ही मैंने एक स्फीयर ऐसे भी बना लिया, एक स्फीयर ऐसे भी बना लिया, ठीक है। क्लियर है? तो आप एक चीज ध्यान दो, यहां पर एक चीज ध्यान दो कि ये वाली जो फर्स्ट लेयर है, इसके जस्ट नीचे आया है ये वाला, इसके जस्ट नीचे आया है ये वाला स्फीयर, सेम जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, ठीक है। इतना अभी तक दिमाग में लेकर चलो। अब भाई फोर्थ लेयर कैसे बनेगी, ठीक है, इतनी होगी, एंड सो ऑन बोल दिया है, एंड सो ऑन, मतलब एक दूसरे के डिप्रेशन में हम लेयर्स को प्लेस करते जाएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे के डिप्रेशन में लेयर्स को प्लेस करते जाएंगे। तो देखो भाई, सी, स्फीयर्स को प्लेस करते जाएंगे एक दूसरे के डिप्रेशन में। तो अब इसका डिप्रेशन ये रहा, इसका डिप्रेशन इन दोनों के बीच में ये रहा, इन दोनों के बीच में ये रहा, इन दोनों के बीच में ये रहा, इन दोनों के बीच में ये रहा। तो ये क्या बना दिया? वाई एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस भी बन गई। इन दोनों के डिप्रेशंस में ये स्फीयर प्लेस किया, ये स्फीयर प्लेस किया, ये स्फीयर प्लेस किया, ये स्फीयर प्लेस किया, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सिमिलरली इन दोनों के डिप्रेशंस में ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, ओके, डन। तो ये हमने लेयर बना दी। अब एक चीज आप भी देख पा रहे होगे कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है ये किसके आइडेंटिकल है। अगर इस लेयर को मैं ए का नाम दे देती हूं और इस लेयर को बी का नाम दे देती हूं, तो आप देख पा रहे हो कि ए लेयर या जितनी भी ग्रीन स्फीयर्स हैं या जो ग्रीन लेयर है वो आइडेंटिकल है और व्हाइट लेयर्स आइडेंटिकल है, राइट। तो अगर इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, तो इस हिसाब से ये वाली लेयर क्या हो जाएगी? ए, ये वाली लेयर क्या हो जाएगी? बी, ये वाली अगेन ए और ये वाली अगेन बी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी भाई? तो ये किस टाइप की अरेंजमेंट हो गई? ए बी, ए बी, ए बी टाइप, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसी हो गई? ए बी, ए बी, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो चेक करो यहां पर, if the arrangement of spheres in the first row is called A type, the one in second row is called different and then that may be called as B type। तो अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी? A B, A B टाइप, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो हमें से स्टडी करना है, कॉन्टैक्ट्स कितने हैं वो देखते हैं, वो समझते हैं। तो देखो, किसी भी एक स्फीयर को पकड़ लो, मान लो मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, ये हमारा स्फीयर अंडर कंसिडरेशन है। तो इसके कांटेक्ट में कितने और स्फीयर्स हैं भाई? एक ये है, 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 ठीक है, ठीक है। तो जब अगर इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं, अच्छा पहले तो कांटेक्ट में कितने हैं भाई? 6 स्फीयर्स कांटेक्ट में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ठीक है। तो भाई इसके कांटेक्ट में ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, क्या आपका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया? अगर 6 आपका भी आंसर है तो इट इज बिल्कुल राइट, ठीक है। चलो
यहां पर देखो इनके सेंटर्स को हम क्या करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। तो ये हमें एक किस तरह का शेप दिखता है, हेक्सागोनल शेप। यहां पर अगर क्लियर नहीं है तो कोई भी स्फीयर आप पिक कर लो, मान लो ये वाला स्फीयर पिक कर लिया है, इनके सेंटर्स को जितने भी, अब किन के सेंटर्स ज्वाइन करेंगे भाई, ये इधर वाले के ज्वाइन नहीं करेंगे या इसके नहीं लेंगे, जितने स्फीयर्स कांटेक्ट में हैं सिर्फ उन्हीं के सेंटर्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस वाले स्फीयर के कांटेक्ट में जितने स्फीयर्स हैं सिर्फ उन्हीं के सेंटर्स को हम क्या करेंगे भाई, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या हमें बना हुआ दिख रहा है, एक हेक्सागोन। यहां पर क्या बना हुआ दिख रहा था भाई, यहां पर हमें दिख रहा था एक स्क्वायर बना हुआ, यहां पर हमें क्या बना हुआ दिख रहा था, स्क्वायर। तो इसको बोल दिया था स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, है ना। और इसको क्या बोल देंगे, सिंस हेक्सागोन बना हुआ दिख रहा है तो दिस विल बी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर बात है इतनी, ठीक है। चलिए तो ये डन। अब यहां पर एक चीज स्टडी कर लेते हैं। देखो इन दिस अरेंजमेंट, ये जो हमने अभी HCP अरेंजमेंट बनाई है, इसमें each sphere is in contact with 6 other spheres, हमने चेक कर लिया, which are arranged hexagonally around it, जो कि एक hexagonal arrangement में एक centrally placed sphere के सराउंडिंग्स में है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बिकॉज द सेंटर्स ऑफ 6 नेबरिंग स्फीयर्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन या आर एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम AB देखते हैं, बोलते हैं, जो कि हमने देख लिया है। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। ओके तो देखो यहां पर यही स्टडी करना था। सेकेंड वन भी डन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग डन, ठीक है। क्लियर है। चलो see when the third row is placed adjacent to the second row so that the centers of sphere lie in the depressions, its spheres are aligned with those of the first row। वही AB टाइप अरेंजमेंट आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आगे, since each sphere is in contact with 6 of its neighbors, the two-dimensional coordination number of hexagonal type is 6, ठीक है। As there are in this type of packing there are some voids या empty spaces, बिल्कुल थे ना, voids या empty spaces तो थे ही। देखो यहाँ पर ये है empty spaces, इनको मैं थोड़े डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, से ग्रीन, ठीक है। ये वाले स्पेसेस, ये क्या है, ये voids ही तो है, empty spaces ही तो है इनके बीच में, है ना। ये हो गया, ये हो गया, क्या है ये, empty spaces है, nothing but empty spaces, ठीक है। तो वही चीज बोली है कि इस टाइप की अरेंजमेंट में there are some voids या empty spaces, these are triangular in shape। और ये voids कैसी हैं भाई, अगर एक void को आप ध्यान से देखते हो तो ट्राइंगल के शेप का ही तो दिख रहा है ना, ट्राइंगल के शेप का ही तो दिख रहा है। तो इस void को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इस void को, ट्राइंगुलर void। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर void। ट्रायंगुलर void, क्लियर है। चलो ठीक है, ओके आगे देखेंगे। These are triangular in shape. Triangular voids are of two different types. In one row the apex of the triangles are pointing upwards and in the second one ठीक है downwards। तो कुछ नहीं, वो यही बोल रहा है कि अगर इस वाली ऊपर वाली लेयर की voids को आप यहाँ पर बना देती हूँ, ऊपर वाले लेयर्स को आप अगर इमेजिन करोगे तो वो ऐसे ट्राइंगुलर voids हैं,
और जस्ट नीचे वाले को ऑब्जर्व करोगे तो वो ऐसे वॉइड्स है, मतलब उनकी जो एपाइसेस है, एपेक्स है, वो उल्टे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो HCP में किस तरह की वॉइड्स हमने देखी, ट्रायंगुलर वॉइड्स। 3D में जो वॉइड स्टडी करेंगे वो इंपॉर्टेंट होंगी, क्वेश्चंस आते हैं उन पर, ठीक है। तो यहां से क्या क्या डाटा याद रखना है आपको पता है, टाइप याद रखना है आपको, ठीक है। फिर क्या है, HCP है, SQP है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग किस तरह की क्या है ये आपको पता, लाइक रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर। बाकी इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलो आगे, ये हो गया इतना। तो comparison of two ways of packing of sphere shows that in hexagonal closed packing spheres are more close। अब हमने जो दो टाइप की 2D में जो देखी है, पहली क्या है स्क्वायर क्लोज, सेकंड है हेक्सागोनल। तो स्क्वायर क्लोज्ड इस तरह से बनाई मैंने, और हेक्सागोनल किस तरह से बनाई भाई, ये हेक्सागोनल बना दी, ठीक है। तो ये जो दो टाइप की अरेंजमेंट है, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें अगर हम एक सेंटर स्फीयर को, सेंट्रल स्फीयर को स्टडी करते हैं तो भाई ये 6 अलग अलग स्फीयर से सराउंडेड है, यहाँ पर एक सेंट्रल स्फीयर केवल 4 स्फीयर से सराउंडेड है, ठीक है। तो याद करो सबसे स्टार्टिंग में, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने कि अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स से आपको सराउंडेड रहना पड़ेगा। तो भाई इसमें तो 6 नेबर्स हैं, इसमें 4 नेबर्स हैं। और जहां पर भी क्लोजेस्ट पैकिंग की बात आती है तो आगे हमने जो चीज देखी थी वो क्या थी कि जब मैक्सिमम नेबर्स होंगे मतलब क्लोजेस्ट पैकिंग अटेन होगी। तो जहां पर भी एक स्फीयर के मैक्सिमम नेबर्स हैं मतलब वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। देखो यहाँ पर हमने डिप्रेशंस में फिल नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेस कवर करने की कोशिश करी। तो जब स्पेस कवर करने की कोशिश करी मतलब क्लोज पैकिंग की तरफ जाते गए हम, ठीक है। तो यही बोला है यहाँ पर कि एज कंपैरिजन टू 2 वेज ऑफ पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है भाई, ये वाली HCP, ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है, ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है, ये वाली जीत रही है किसमें, पैकिंग एफिशिएंसी में, या फिर जो पैकिंग है उसमें। The spheres are more closely packed than in square closed packing. It has been calculated कि square closed packing में 52% of the available space is occupied by the spheres, मतलब यहाँ पर इस केस में 52.4% है हमारा क्या, 52.4% स्पेस जो है वो हमारे स्फीयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा करेंगे। देखो ऑक्यूपाइड, लेकिन हेक्सागोनल में 60.4% स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। 60.4% स्पेस इज गेटिंग ऑक्यूपाइड इन दिस वन, सेकेंड वाले में। तो पैकिंग किसमें अच्छी हुई, इसमें अभी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे एक टर्म पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं हमारे स्फीयर्स उतनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब उतनी ज्यादा क्लोज अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 60.4 है HCP का पैकिंग अरेंजमेंट, मतलब कि स्पेस कितना होगा फिर 39.6, यस। और यहाँ पर 52.4% अगर स्फीयर्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो जो बचा हुआ स्पेस है वो कितना रह जाएगा, परसेंट है पर 100, मतलब 100 माइनस 52.4, तो उतना स्पेस खाली है भाई। और आप खुद से देख लो अगर आपको स्पेस कैलकुलेट करना है, ये तो वो डाटा है जो स्फीयर्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अगर आपको खाली स्पेस पता करना है तो इन वैल्यूज में से 100, इन वैल्यूज को 100 में से माइनस कर दो तो आपको सामने दिख जाएगा कि कौन सी अरेंजमेंट ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई, ज्यादा स्पेस छोड़ रही है, ठीक है। तो आप करके देख लो और कमेंट बॉक्स में भी बताओ आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली अरेंजमेंट में सबसे कम स्पेसेस ऑक्यूपाइड है और सबसे ज्यादा स्पेसेस किसने ऑक्यूपाई किए हैं, या सबसे ज्यादा क्लोज अरेंजमेंट किसमें है, इस तरह से, ठीक है। चलो, हेंस जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है वो मोर इकोनॉमिकल है, ज्यादा इकोनॉमिकल है दैन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, एज इट लीव्स लेस स्पेस अनऑक्यूपाइड, OCCUPIED, ठीक है। चलिए, therefore hexagonal closed packing is preferred mode of packing in crystals। चलो ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने क्या कवर किया है भाई, 1D
क्लोज पैकिंग एंड 2D क्लोज पैकिंग। कमिंग लेक्चर्स में 3D क्लोज पैकिंग स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। क्लियर बात है इतनी, तो अटेंड करेंगे लेक्चर। चलिए, आपको इस तरह का कोई भी, आप जो भी लाइक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप अपने स्कूल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अगर कोर्स एक्सेस करना है तो कुछ नहीं, यूट्यूब पर बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गूगल पर आप सिंपली टाइप कर सकते हो magnetbrains.com एंड देन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट यूट्यूब लिंक्स अवेलेबल है। मतलब आपको आप जो भी कोर्स अटेंड कर रहे हो उसको सिंपली आपको सिलेक्ट करना है एंड वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो आपका जो भी लेक्चर है वो ओपन हो जाएगा, उसकी विंडो ओपन हो जाएगी, एज इन जो भी कोर्स है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें जो भी लेक्चर्स हैं आप देख सकते हो, जिसमें आपके लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ सीक्वेंशली अरेंज्ड है, ठीक है। तो आप अपने लेक्चर्स इजीली वहां से देख सकते हैं और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DPPs की लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। आपके लिए अरेंज है सब कुछ। बाकी वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो इस तरह से आपका लेक्चर ओपन हो जाएगा, जो कि आप फिर व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही, और जो भी हमने स्टडी किया है, पढ़ा है, इसके नोट्स बनाएंगे आप अच्छे से और अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर। क्लियर है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ कि ये पूरा 100% फ्री कोर्स है, चाहे आपका स्कूल लेवल का कोर्स हो या फिर आपका से कॉम्पिटिटिव लेवल का कोर्स हो, सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग 100% फ्री कोर्स फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, बी इट योर स्कूल एजुकेशन या फिर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई हो, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो बढ़िया मजे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।